नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद सहयोगी शुभम के साथ इस वक्त मौजूद हूँ गोल्डन प्लाजा में, जो कि बर्दवान रोड पर स्थित है। और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, सिलीगुड़ी से वर्तमान विधायक भी हैं, शंकर घोष, धुआंधार प्रचार अभियान चलाते हुए आज पहुंचे हुए हैं गोल्डन प्लाजा में। और यहाँ के जो व्यवसायी हैं उनसे अपने पक्ष में वोट करने के लिए, मांग करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो इस वक्त भाजपा प्रत्याशी का यहाँ के व्यवसायियों द्वारा स्वागत किया जा रहा है और जो भी भाजपा के प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हैं उन सभी का खदा पहनाकर सम्मान किया जा रहा है। क्या कुछ इस प्रचार के दौरान होगा वो सब तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त। और आपको बता दें कि यहाँ पर शंकर घोष के साथ नगर निगम में विपक्ष के नेता अमित जैन, वार्ड 4 के पार्षद विवेक सिंह मौजूद हैं और काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास एक बार फिर उपस्थित किया है। अब वो हमारे बीच उपस्थित है यहाँ पे। साथ में हमारे यहाँ पे उपस्थित है हमारे सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के विरोधी दल नेता अमित जैन जी, उपस्थित है हमारे इस विधानसभा के हमारे पार्टी के जो कन्वीनर विधानसभा का सभा राजू फरहादी, हमारे बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता पाटीदार भी उपस्थित है। हमारे यहाँ पे उपस्थित है हमारे मंडल के 2 नंबर मंडल के सभापति विनय बर्मन जी और हमारे सारे कार्यकर्ता जो जोर से पूरे लगन से हम लोग के प्रचार में लगे हुए हैं। सुबह से शाम तक प्रचार चल रहा है। इस बीच में हम आपके यहाँ भी उपस्थित हुए हैं क्योंकि ये भी हमारा कर्तव्य है। जो भी बिजनेसमैन है हर जगह हम लोग हर ताकि मिले, उनसे बात करें, बात करके उनके लिए कोई भी बात होती है वो करें। अभी मैं तो दर्शकों इस वक्त आपके साथ जुड़े हुए हैं गोल्डन प्लाजा से, जहां पर भाजपा के जो प्रत्याशी है शंकर घोष यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं व्यवसायियों के बीच में। धन्यवाद देवता। आज हमारे शहर के बहुत ही प्रसिद्ध व्यवसायी प्रतिष्ठान गोल्डन प्लाजा में हमें आने का मौका मिला और आपने जिस प्रकार से हमारा भव्य स्वागत किया उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ। जो कि पश्चिम बंगाल के भविष्य की बात है, इस बंगाल को वापिस से सुनहरा बनाने के लिए आपके दरबार पर हमारे प्रत्याशी आए हैं। आपका प्यार हमें सबसे नहीं मिलता है। आप लोग बड़े ही करदाता हैं। आपके कर से ही हमारा राज्य और देश का प्रतिपालन होता है और आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के भविष्य की निर्णायक लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उसमें सहभागी के रूप में आप लोग हमारा साथ देंगे और हर साल देते भी हैं। आप लोग इस बार बहुत जोर से आपको साथ देना है क्योंकि इस बंगाल की खोए हुए गौरव को वापस लाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। उसी कारण से हमारे प्रत्याशी डॉक्टर शंकर घोष आपके बीच में आए हैं और अपनी संक्षेप में अपनी बातें आपके सामने रखेंगे और आपका जो मत है वो पाने की भरपूर कोशिश हम लोग करेंगे। धन्यवाद। गोल्डन प्लाजा व्यवसायी समिति समस्त सदस्य मेरे साथ मंच पर आप सभी जानते हैं हमारे परिचित सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लीडर ऑफ अपोजिशन अमित है, हमारे 4 नंबर वार्ड के काउंसिलर विवेक का है, हमारे साथ मेरे इलेक्शन कन्वीनर राजू है, उसके साथ बापू भी है और हमारे सारे कार्यकर्ता काफी व्यवसाय है। देखिए पहले मैं बोलने में बहुत अच्छा लगता था लेकिन आज मैं थोड़ा कम बोलना शुरू किया क्योंकि राजनीति एक ऐसे मोड़ पे आया है कि जिस जगह में मैंने देखा पार्टी अपनी बात रखने से ज्यादा एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उठाने में वो लोग लग गए। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ये कोई एक व्यक्ति के खिलाफ और एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं, एक पार्टी के खिलाफ और एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, एक नीति की लड़ाई हो सकती है। लेकिन हम लोग
ये पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन को एक युद्ध क्षेत्र तरह हम लोग ट्रीट करने लगे। तो इस वजह से हमारे पश्चिम बंगाल आज इतना बाहर के स्टेट में जब भी मैं जाता हूँ तो हर कोई ये पूछता है कि पश्चिम बंगाल में इतना हिंसा क्यों होता। मैंने एक बार टैक्सी में आ रहा था तो एक बिहार से आए हुए मेरे ड्राइवर भाई उन्होंने बोल रहा था कि देखिए बंगाली लोगों को तो बंगाली बाबू ऐसे ही लोग बोलते हैं बाहर, लेकिन आप बंगाली लोगों को इतना मार्केट क्यों करते हैं इलेक्शन के कारण। ये उनका सीधा साधा प्रश्न था मेरे से। और मैं भी चाहता हूँ इलेक्शन के आगे बढ़े कोई भी पार्टी हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, उसके जान ले लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक तरह की गुनाह है। तो मैं आपको ये पहला वादा करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये चुनाव हिंसा हमने एकदम खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे बीजेपी के राज्य में चाहे वो पावर में है या पावर से वो चला गया, कभी भी आपने इस तरह की हिंसा की बात आपको खबर नहीं आई। तो पॉलिटिकल वायलेंस शुड बी स्टॉप एट एनी कॉस्ट। ये मेरा शुरुआती बातें हैं। दो बात मैं ज्यादातर कहा हूँ। एक बात है जो इस परिस्थिति और परिवेश में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि हम सभी को सर उठा के जीने की मर्यादा है और ये हमारा हक है। लेकिन कोई जो बोलता है 1 मिनट में बड़ा बजा देंगे, तो ये बात आता है हम सभी को इमेजिन होना पड़ेगा। नहीं तो उसमें इस 1 मिनट में बड़ा बाजा देने वाला कम्युनिटी में हमारे व्यवसाय किया तो वो इन लोग जीत गए तो भी सेकंड क्लास सिटीजन बन जाएगा। तो इसीलिए हमको उनको फर्स्ट क्लास सिटीजन बनाना है, इसीलिए उनको भी हराना है, चाहे उनका खराब लगे लेकिन उनको हराना है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन बनना है। दूसरी बात ये है, मैंने बहुत भूला, मुझे एक चीज मुझे अच्छा लगता है कि सीक्रेट। तो मैं असेंबली में जाके पहली बार जब मैंने अपना बातें रखे विधान परिषद के मामले में, तभी शुभेंदु के साथ मेरा पहला परिचय हुआ। उसके पहले मैंने कभी दादा के साथ बात भी नहीं किया और उन्होंने आके बोला तुम लोग बहुत अच्छे बोलते हो, तो इस बार से हमारे पार्टी की ओर से तुम हमारे लेजिस्लेटिव पार्टी से तुम अपना बात रखो। तो उसके बाद मैंने ऑपोजिशन चीफ व्हिप बना, एक पहली बार एमएलए बना, पहली बार मैंने ऑपोजिशन चीफ व्हिप बना। और आप जानते हैं कि 2 बार 3 बार जो जीता हुआ एमएलए भी हमारे लेजिस्लेटिव पार्टी में है, एमपी नहीं है, तो लेकिन पार्टी ने भरोसा किया, मैंने भी कोशिश किया। एक अमित लोग भी है, ये भी विवेक दा और जो आगे वाले जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी बोलता हूँ कि सच्चे में उन्नयन आपको करना है तो ये अच्छा ऑप्शन है कि स्टेट और सेंट्रल में एक पार्टी का सरकार। इसका मतलब डेमोक्रेसी में हर वक्त ये नहीं होता, लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारे पड़ोसी स्टेट उड़ीसा, वो बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी के साथ वो मिल के काम किया और आज उड़ीसा जो हमारे पहले का जो स्टेट है उसमें गिना जाता है। लेकिन हमारे स्टेट का क्या प्रॉब्लम हुआ कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना कॉम्पिटिटर माना। ये कॉम्पिटिटर मानने से हम उनके पास नहीं जाएंगे, उनके साथ बात नहीं करेंगे। हमारे जो डिपार्टमेंट है, इतने सारे स्टेट मिनिस्टर है, वो कभी सेंट्रल मिनिस्टर को विजिट भी नहीं करते। मैंने जब अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाकर मैंने मंत्री जी से पूछा कि मंत्री जी हम लोगों का एक चीज चाहिए। बोला सर बोलो क्या चाहिए तुम? हम लोगों का एक मल्टी लेवल पार्किंग चाहिए, हमारे शहर में पार्किंग का बहुत बड़ी समस्या है। तो बोला पैसा का कोई कमी नहीं हो, लेकिन स्टेट से प्रपोजल आना। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 5 साल हम लोग काम कर सकेंगे, हम करके काम करके आप लोगों को सेटिस्फाई कर सकेंगे। तो 2021 वोट दीजिए, नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो आप वोट मत दीजिए, क्योंकि 15 साल में टीएमसी के शासन में कोई खुश है ये आदमी देखने के लिए माइक्रोस्कोप लेके ढूंढना पड़ेगा। तो
15 साल में कुछ भी नहीं हुआ, तो 5 साल बीजेपी को देख लीजिए, उसके बाद आपको ध्यान में आ जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। और इस वजह से मैं आपको अपील करता हूँ, ज्यादा पीकू मैं करने वाला बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ। सिलीगुड़ी का डेवलपमेंट करने के लिए ही मोदी जी का सरकार चाहिए, और मोदी जी का आशीर्वाद मिले तो क्या हो सकता है, मैं 2-3 उदाहरण आपको दूंगा। देखिए, मैं जब जाता हूँ दिल्ली में, तब वो रेल मिनिस्टर हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, पोस्ट मिनिस्टर हो, एनवायरमेंट टूरिज्म हो, फॉरेस्ट हो, जितने सारे दफ्तर हैं, मैं हर बार उनके पास जाता हूँ। मैंने एक दिन ऐसे रास्ते में जा रहा था, कोई लिफलेट दे रहा था, तो एक बुजुर्ग आदमी आया और मुझे बोला, शंकर एक काम कर दो ना। वो क्या बोले, 8:20 के बाद हम लोगों के पास कोई ट्रेन नहीं होता है कलकत्ता जाने का, क्योंकि पदार्थ छोड़ने के बाद तो कोई ट्रेन नहीं है। तो आप ही क्या रेल मिनिस्टर हैं, आप जाके बोलो कि सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल का एक तरह से कैपिटल है, बिजनेस कैपिटल, उनके साथ कलकत्ता जाने में 10, 10:30, 11 बजे ट्रेन होना चाहिए, ऐसा ही बोला। तो मैं सीधा जाके अपनी वैष्णव जी से बोला, और मुझे नवीन को बोला ये ट्रेन होनी चाहिए। तो ये हो गया 1-1.5 साल हो गए। तो इस दौरान मैंने बहुत बार पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने हमको सिर्फ एक बात बोली कि शंकर, हमारे डिपार्टमेंट आपका शहर और उत्तर बंगाल को इतना कुछ देंगे कि आप उसको समेट नहीं पाएंगे। और आप देख लीजिए, हमने वंदे भारत मिशन में कितना बजे इधर से छोड़ता है, इधर 11:20 जस्ट लाइक पदातिक कलकत्ता सियालदह से छोड़ता है 11 बजे। 5 नए ट्रेन दिया, कन्याकुमारी हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, महाराष्ट्र हो, 5 ऐसा ट्रेन दिया। और सबसे बड़ी बात जो हमारे बजट में आया, हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर, जिसका बुलेट ट्रेन के नाम से जाता है। और मैं जब बोलता हूँ कि मेरा शहर एक छोटी सी अजंता है, और साथ में ये मोदी जी का शहर है। मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है? बनारस। और ये हो गया सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से बनारस जाने के लिए अब आज नहीं तो कल वो बनेगा, लगेगा टाइम 6 घंटा। तो दिल्ली जाने में और लगेगा 2 से 2.5 घंटा। तो आपको इधर से दिल्ली तक पहुंचाने के लिए हमारे केंद्रीय सरकार की जो परिकल्पना है, वो 8 से 9 घंटे के अंदर हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। हमारे इधर से कलकत्ता जाने में अभी इस समय टाइम लगता है 10 से 11 घंटा। तो आप कलकत्ता जाएंगे या दिल्ली जाएंगे, ये भी आपको आने वाले दिन में चूज करना पड़ेगा। ये भी एक बड़ा सा चीज जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है। ऐसे बहुत सारी चीज है जो मैं आपके सामने बताने का अवसर बहुत बार मिलेगा, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गोरखपुर यूपी से हम लोगों की इधर जो रोड बन रहा है, शायद 30,000 करोड़ की, वो बन जाएगा। और इधर से तो मैं देख रहा हूँ कि इंडस्ट्री बिजनेसमैन सब जाके बिहार और आसाम इधर जाके बिजनेस करना शुरू किया। इंसेंटिव भी नहीं मिलता है इंडस्ट्री का, कुछ नया कंपनी फैक्ट्री बनाने का था वो भी बंद कर दिया, जमीन नहीं मिल रहा है, और साथ में है दादागिरी। पहले था ट्रेडिंग का दादागिरी, अब है नेता लोगों का दादागिरी, पैसा लूटने का। ये सब मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरा साथी लोगों को जिस तरह से धमकाया जाता है मुझे सब पता है। और वो कौन धमका रहा है, चमका रहा है, ये वोट में भी धमकी चमकी दे रहा है। और कोई सामने आके बोलता है हाँ कर सकते अच्छी, और पीछे आके मेरे को फोन करता है शंकर ऐसे बोल रहा है। क्योंकि मेरा बात भी ये है कि जो ये सब सुन के मेरे को बोल रहा है, तो उन लोगों का भी हमें रिस्पेक्ट देना है। किसी के सामने मैं ये सब बात नहीं बोलता कि कौन मेरे को हर मीटिंग में खबर दे देता है। धमक चमक से कोई नहीं होता है, प्यार से जो काम बनता है और धमकी देकर कभी नहीं कोई बना पाएगा। और मैं आपको वादा करता हूँ, जो धमक चमक देता है ना, उनका पॉलिटिकल करियर, आई विल मेक श्योर दैट ही विल गेट अ फुल स्टॉप फ्रॉम हिज पॉलिटिकल करियर। दैट इज माय स्टैंड। मैं मेरा बात खत्म करना चाहता हूँ। ये जो ब्रिज वर्धमान रोड फ्लाईओवर, तो मैं तो हर बार देखता रहता हूँ, तो पहले से मुझे ऐसा लगता था कि ये ब्रिज क्यों बना।
इस काम के लिए बीज बना और कौन ये प्रपोजल दिया और कौन ये बीज बना रहा है, इसका क्या फैसिलिटीज है वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। फिर भी कोई तो प्रपोजल दिया होगा, सब मिल के बना रहा, लेकिन मेरा ये मानना है ये ब्रिज बनाने से पहले थोड़ा हम लोगों को और ज्यादा स्टडी करना चाहिए। तो मैं देखता रहता था कि मेयर साहब आते थे और डेट पर डेट, तारीख पे तारीख, आज खुलेगा, काल खुलेगा, परसों खुलेगा, मैं सब देखता रहता था। मैं कभी अपने किसी ने देखा नहीं, मैं कभी इस ब्रिज के लिए देखा कभी नहीं आया, कोई तारीख पे तारीख ही नहीं दिया, क्योंकि इस ब्रिज का यूटिलिटी के बारे में मेरा उतना समझ अभी तक नहीं है। तो कोई आगे में शायद समझाएगा कि संगठन इसलिए ब्रिज बनाया गया। और फिर मैंने लोग बोलते हैं, जब भी मैं मार्केट में आता हूँ ये अब खत्म होगा, तो मैंने एडीएल के पास गया, एडीएल से पूछा सर ब्रिज क्यों खत्म नहीं हो रहा है, क्या इस जगह में खत्म होगा या दूसरा कदम लेना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला नहीं, पहले तो इनका जो पीडब्ल्यूडी का काम है वो खत्म होना है, उसके बाद उसका कनेक्शन का काम होगा। तो मुझे पता नहीं कब कैसे ये कंप्लीट होगा। मैं तो ये वादा कर सकता हूँ कि हमारा सरकार आए, हमारा पावर में आने के बाद हम लोग इसका तुरंत ओपनिंग हो, इसका मैं कोशिश करूंगा। ये बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। और लास्टली देखिए, हमारा सिटी बिजनेसमैन का सिटी है, लोग जाना जाता है सिलीगुड़ी एज अ बिजनेस। और मेरा सपना एक ही है कि ये इसको नॉर्थ ईस्ट की गेटवे कहा जाता है ना, नॉर्थ ईस्ट की गेटवे। मुझे ये बात सुनना पसंद नहीं है। मैं नॉर्थ ईस्ट से जो लोग सिलीगुड़ी होते हुए कलकत्ता से लेकर उधर जाता है, मैं उनका स्टॉप उधर ही लगाना चाहता हूँ, क्योंकि सिलीगुड़ी के क्यों हम लोग एजुकेशन हब नहीं बना पाए, सिलीगुड़ी को हेल्थ हब हम लोग क्यों नहीं कर पाए, सिलीगुड़ी में टूरिज्म इंडस्ट्री को क्यों हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू हियर इन सिलीगुड़ी, एंड बिकॉज आदमी तो इधर से जाता है, तो हम इधर ही क्यों उन लोगों को रोकने का बंदोबस्त नहीं कर पाएंगे। तो मेरा एक ही सपना है कि सिलीगुड़ी को हम लोग ऐसा बनाए कि लोग इसको नॉर्थ ईस्ट का कैपिटल सिटी के तरह वो इसको ट्रीट करे, और हम लोग सभी तरह के सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, सभी तरह की सर्विस इधर से हम लोग प्रोसीड कर सके। और उसके लिए बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप जो भी है, उनको उत्साहित करने के लिए सरकारी जो सुयोग है उनको देने का कोशिश करूंगा। और एमएसएमई के जो जितने भी सारे बातें हैं उसको इम्प्लीमेंट करना और बिजनेसमैन के साथ थोड़ा ज्यादा इंटरेक्शन करके उनका समस्या समझना, और उनके साथ साथ, क्योंकि बिजनेसमैन का द्वारा देश चलता है, बिजनेस होता है, उसी से टैक्स बनता है, उसी टैक्स से देश चलता है। तो मैं फिर से सभी का धन्यवाद देता हूँ। सपना बहुत बड़ा है और उसके पीछे मैं भागता हूँ। पॉलिटिक्स इज माई पैशन, दैट्स व्हाई आई डू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स फॉर मी नॉट एट ऑल बिजनेस। तो मैं ये बोलता हूँ कि जो बिजनेस समझता है ये पॉलिटिक्स को, उनको शाकर हमको ड्रॉप करना है, इसको शाकर बंद करना है। मैं भी काउंसिलर था, कॉलेज में जीएस था, काउंसिलर था, एमएलए हुआ, अभी ऑपोजिशन चीफ थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक साइकिल में जाता था। उसके बाद आया एक बाइक खरीदा, एक प्रोजेक्ट मिलने के काम करने के बाद। फिर जब काउंसिलर हुआ तो स्कूटी से चलता हूँ, आज तक स्कूटी में चलता हूँ। लेकिन बहुत सारे जननेता को आप लोग देखेंगे कि पहले क्या था, आज ऑडी, मर्सिडीज, ऑस्टिन, क्या क्या गाड़ी BMW लेके घूमता है, पैसा कहाँ से आता है कोई नहीं जानता है। लोग डर के मारे उनके सामने नमस्कार 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 करता है। सच में बोलिए तो इस तरह की आदमी लोगों को नमस्कार करने का लायक है? एकदम ही नहीं। इनके खिलाफ आप एक बार सब एकजुट हो जाएंगे ना, तो ये लोग आएंगे। शर्म भी बोल के तो कोई बात होता है। साइकिल लेकर चलता था, काउंसिलर होने के बाद वो ऑस्टिन लेके घूमता है, तो कैसा होता है? कहाँ से आया, कितना पैसा है, कौन देता है उसको पैसा? और वो जो पाप का पैसा है, वो पाप का पैसा वो उसमें से 10-20 रुपया इधर उधर दे देता है। लोग समझता है ये हमारा दादा है, ये दादा हमारा समाज को खोखला कर रहा है। इसको भी हम लोगों को याद करना चाहिए। ये कहते हुए सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपने बच्चों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।
अभी हमारे पवन जी, नितिन जी तो साइड लग गए, उनसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तो पवन जी से मैं अनुरोध करूंगा वो भी 2 शब्द रखे अपना। धन्यवाद विवेक जी। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद पूरी टीम को देता हूँ कि इस बार इलेक्शन के जैसे डिक्लेरेशन के बाद पहले दौर में ही आप लोगों ने हमें समझा और हमारे पास प्लाजा में आप लोग आए और हमारे वोट को आप लोगों ने बहुत ही कीमती समझते हुए हमसे आग्रह किया है। तो सभी प्लाजा में यहाँ जितने भी उपस्थित है सभी से कहना चाहूँगा कि वोट देना अपना अधिकार है, आप किसे भी दे, लेकिन मैं इस बार ये कहना चाहूँगा कि आने वाली जनरेशन अपने बच्चे अपने परिवार के जनरेशन के लिए सोच करके दे कि आने वाले में हमारा उद्धार कौन करेगा। मैं ये नहीं कहता कि वोट इन्हें देना या उन्हें देना है, हमारे सामने सिद्ध जी आए हुए हमें अच्छे लगते हैं, कल वो भी आएंगे, बट मैं ये कहता हूँ पूरे विवेक से सोच समझ के दे, क्योंकि ये हमारी जिंदगी तो चली गई है, यहाँ जितने भी हम लोग 60% के हो चुके हैं, बट आने वाला भविष्य बच्चों का है। आज अगर बच्चों को बढ़िया बना के जाएंगे, क्योंकि जैसे एक किसान हमेशा घर इतना बढ़िया बनाना चाहता है कि वो 100 साल तक चले, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये सरकार ऐसी बने जो आने वाले टाइम में हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। आप अपना वोट जरूर दीजिए, 100% वोट दीजिए। ये भी नहीं चाहता कि आप 50% मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदा वोट किसी को भी दे, परंतु वोट बूथ तक जरूर जाए और अपना वोट जरूर दे। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात बोला, ये तो मैं बोल नहीं पाया, लेकिन आपने जो बात मैंने बोलना चाहिए। पवन जी को धन्यवाद। पवन जी ने बहुत बहुमूल्य बातें बताई है। वोट किसे देना है वो आपके अंदर में है, हर पार्टी आएगी और वोट मांगेंगी आपसे, लेकिन जो समझने वाली बात बताई है, जो अपने अगले प्रजनन को हम क्या देके जाएंगे, इस चीज को ध्यान में रखते हुए और साथ में आपके जितने सगे संबंधी जो इस पश्चिम बंगाल में रहते हैं, सिर्फ हमारे सिलीगुड़ी विधानसभा नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में जितने सगे संबंधी दोस्त जो भी रहते हैं, सबसे एक बार बात करिएगा, करके उनसे भी आग्रह करिएगा जो आप अपने अंदर सोच के रखे या सोचे हुए तो मैं इनको वोट दूंगा, इस सोच को उनके साथ शेयर करिएगा, करके इस भारतीय जनता पार्टी को एक बार पश्चिम बंगाल में लाने का संकल्प करिए। अगर हम 5 साल तक कुछ न कर सके तो वोट आपके हाथ में है, उखाड़ फेंकने का काम भी आपके हाथ में है। आज हम वोट मांगने आए हैं, कल काम नहीं कर सकेंगे तो फिर हम अगर वोट मांगने आते हैं तो आपका क्वेश्चन होगा, आपने तो वादा किया था अपने पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला के जगह में, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का सपना दिखाया गया सपना था, उसको तकना शुरू हुआ था, उसको आपने कुछ नहीं किया। अब किस मुंह से वोट मांगने आए हैं? अगले 12 साल बाद आप हमें भी नकार दीजिएगा, इतना मेरा विश्वास है। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है और शायद कहीं से भी किसी तरह की शिकायत नहीं होगी। आप व्यवसायी बढ़ गए, हर जगह जाते हैं, बगल में हमारा आसाम है, देखिएगा बगल में बिहार है, यूपी है, वहाँ की उन्नति देखिए और हमारे यहाँ की उन्नति देखिए। इतना ही बोलते हुए मैं आप सभी को फिर एक बार नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गोल्डन प्लाजा एनेक्स और सामने वाले न्यू गोल्डन प्लाजा के सभी सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ हम जिस तरह पहले पहुंचे हैं उस तरह आपका वोट भी पहले पहुंचे। इतना बोलते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। एक बार सब कोई मेरे साथ में भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रचार के लिए
धन्यवाद सभी को। से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है कि उनका चुनाव प्रचार के लिए। সঞ্জীব এইটা একটু সবার সামনে এগিয়ে দেন না। शंकर दा आज पहुंचे हैं गोल्डन प्लाजा, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है आपने। यहाँ पर धुआंधार प्रचार भी कर रहे हैं। जो वादे किए हैं अगर आपने कहा कि वो पूरा नहीं हुआ तो हमें मौका दीजिएगा, नहीं हुआ तो आप। हाँ, एकदम स्ट्रेट वे। मेरा बात सीधी सपटा है, सीधी बात। 5 साल दीजिए, देख लीजिए। मैंने क्या बोलते हैं, मुझे उतना अच्छा हिंदी नहीं, आरी चोट की जोर लगा के मैंने सिलीगुड़ी या उत्तर बंगाल के लिए काम करने का कोशिश किया। इसमें स्टेट में कौन सा पार्टी है, सेंट्रल में कौन सा पार्टी है, किसके पास जाना है, इसके पास नहीं जाना है, ऐसा मैंने सोचा नहीं। सिलीगुड़ी का जरूरत जो है उसके पास मैंने गया, कोई काम हुआ, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन सरकार आने से मेरा ये विश्वास है, जो सोच हम लोगों का है, मेरा नहीं, हम लोगों का है कि नॉर्थ ईस्ट का एक मुख्य सेंटर के तरह सिलीगुड़ी का डेवलप करना। बहुत लोग पहले आसाम के बारे में बोलते थे, अब आसाम को जाके देखिए, लोग इधर से उधर चला जा रहा है, बिहार चला जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्यों हम लोग इन लोगों को अपने पास रख नहीं पाया? इसके लिए भी चर्चा होना चाहिए। तो ये काम हम लोग करेंगे और जैसे बोला, भविष्य के लिए हम लोगों को सरकार बदलना चाहिए। 5 साल मोदी जी को दीजिए, बस हो गया। उसके बाद आप लोग ही आप लोग तैयार करेंगे हम लोग काम किया या नहीं किया। आपने एक बात कही कि आजकल आप कम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों, क्या हो गया ऐसा? नहीं, दिल दुख जाता है क्योंकि हमारे शहर में बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, वो बहुत ज्यादा दिन तक पॉलिटिक्स किया, फिर ये सब बोलते रहते हैं, तो मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ। सच बात बोलने से उनका दिल दुख जाता है, तो क्या करे। तो मैंने सोचा अब थोड़ा कम ही बोलूं। बहुत सारे ऐसे बात है जो हम कभी बोलते नहीं है, क्योंकि सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना हम लोगों का काम है, ये हमारा कल्चर है। तो कल्चर को मैं बरकरार रखना चाहता हूँ। फिर भी मैं जब सुनता हूँ आई हेट दिस बॉय, फालतू छेले, ये सब सुनने के बाद फिर भी मैं हंसता हूँ। ठीक है भाई, छोड़ दीजिए। लेकिन कभी कभी तो प्यार भी उमड़ पड़ता है, आपके गालों पर बड़े प्यार से अबीर लगाते हुए भी दिख जाता है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है वो कैमरा के सामने ही वो प्यार है, कैमरा के बाद वो प्यारा शायद वैनिश हो जाता है। मुझे इस बारे में टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि वो भी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, मैं उनको बहुत दिन से जानता हूँ। शायद उनका वो अपने बारे में उनका ये सही है या गलत है वो सोचेंगे, और मेरे से कभी कोई गलतियां होती है तो मुझे कभी ये मौका मिले कि वो गलतियां दूर करने का, तो मैं जरूर करता हूँ। धन्यवाद शंकर दा। तो ये थे सिलीगुड़ी से भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष, जो आज पहुंचे हुए गोल्डन प्लाजा में, जहां पर चुनाव प्रचार के लिए और व्यापारियों से अपने पक्ष में मतदान के लिए अपील करने के लिए आए थे। तो इस तरह की और भी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद।